क्षेत्र राजनीतिक हो या प्रशासनिक, फिल्म जगत हो या सामाजिक, बंधन समाचार के माध्यम से हर क्षेत्र से जुड़े लोगों को आपसे मिलाने के लिए हम लेकर आते हैं हमारा प्रोग्राम रूबरू, और हम देते हैं आपके हर सवालों के जवाब। तो देखते रहिए रूबरू। नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में आपका स्वागत है। और बंधन समाचार के स्पेशल एपिसोड रूबरू में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा, और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं RSM डिग्री कॉलेज धामपुर से डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी के लेक्चरर हिमांशु रंजन जी। तो आइए जानते हैं उनसे उनके बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद बंधन समाचार का और हमारे सभी दर्शकों का भी। जी सर, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। मैं जिला बिजनौर के धामपुर शहर का रहने वाला हूं और मैं रानीबाग कॉलोनी में निवास करता हूं। जी सर, जैसे आप एग्रोनॉमी के लेक्चरर हैं, तो अभी आप हमारे दर्शकों को थोड़ा इसके बारे में बताइए कि ये क्या होता है। एग्रोनॉमी का अगर हम मतलब कि अर्थ की बात करें तो एग्रोनॉमी का अर्थ है सस्य विज्ञान। सस्य विज्ञान का मतलब होता है कि हम फील्ड यानी खेत जो है उसका किस प्रकार से हम प्रबंधन करें। यानी अगर हम सामान्य बात करें तो भूमि का इस प्रकार से उचित प्रबंधन करना कि उसमें हम वैज्ञानिक विधि से फसलों को उगाना। यानी कि आप देखती हैं आजकल जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है और उसकी जो खाद्य पदार्थ है उसके जिम्मेदारी हमारी भूमि के ऊपर है, और उसका जो संतुलन बना रही है वो हमारे सस्य विज्ञान। सस्य विज्ञान का किसी भी खेत की जो उपजाऊ क्षमता है इसको बनाए रखने के लिए सस्य विज्ञान का अहम रोल है। और जहां तक सस्य विज्ञान का सवाल है, सस्य विज्ञान शुरू खेत की जुताई से लेकर और जब तक फसल की कटाई होती है तब तक सस्य विज्ञान का अहम रोल होता है। इसमें बीज की बुआई, सिंचाई, किस प्रकार हमें उसमें खाद देनी है, कौन सी वैरायटी का हमें बीज उगाना है, किस प्रकार हम उससे अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकें, और साथ ही सस्य विज्ञान के अंतर्गत ही उत्पादन और आय भी आती है किसानों की। जी, तो सब जैसे बात करें जैविक खेती के बारे में, तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताइए कि ये क्या होता है, इसकी जानकारी थोड़ा दीजिए दर्शकों को। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। ये आजकल जैविक खेती जो है बहुत हमारी जिंदगी में अहम रोल अदा कर रही है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि किसान भाई जो हमारे हैं वो निरंतर खेती से अधिक मुनाफा कमाना चाह रहे हैं, और मुनाफा कमाने के चक्कर में वो क्या करते हैं, रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं, रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं, रासायनिक खरपतवार नाशियों का इस्तेमाल करते हैं। इससे होता क्या है, हमारी भूमि की उपजाऊ क्षमता तो क्षीण हो जाती है, लेकिन किसान भाइयों को एक फायदा जरूर होता है कि उस फसल का उत्पादन उन्हें अधिक मिलता है। लेकिन इसके जो रासायनिक खेती है इसके बहुत सारे दुष्प्रभाव हैं। हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति क्षीण हो जाती है, यानी वो धीरे धीरे खराब होती जा रही है, और जो मानव स्वास्थ्य है उस पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। आप देख ही रही होंगी कि आजकल मार्केट में इतनी सारी सब्जियां आ रही हैं, वो सब रासायनिक खादों से तैयार की गई हैं, उसका मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, और साथ ही जब मानव स्वास्थ्य पर पड़ेगा तो हमारा पर्यावरण पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। इसलिए जरूरी है कि हम जैविक खेती की ओर अग्रसर हों। जैविक खेती का मतलब होता है कि जिसे हम पुरानी देसी भाषा में कहते हैं देसी खेती, यानी इसमें कोई भी रासायनिक खादों का इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि ये जैविक खाद, कंपोस्ट खाद और जीवाणु खाद से तैयार की गई जो खेती होती है उसको हम जैविक खेती कहते हैं। जी, बहुत अच्छी बात है सर, आपने बहुत अच्छा आपने डिटेल्स बताई हैं। तो अभी सर थोड़ा ये बताइए कि जैविक खेती क्यों जरूरी है, इसके थोड़ा लाभ के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, इसका मानव स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब निरंतर देश की जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक, और किसानों के सामने एक समस्या है कि जो देश की जनसंख्या बढ़ रही है उसमें खाद्यान्न की पूर्ति भी एक गंभीर समस्या है। इसके लिए किसान भाई क्या करते हैं, हमारे अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में या अधिक से अधिक उत्पादन के चक्कर में वो क्या करते हैं, रासायनिक खादों का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि हमारी भूमि बंजर होती चली जा रही है। ठीक है, अगर हम रासायनिक खादों का इस्तेमाल करेंगे, रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी भूमि जो है वो क्षीण हो जाएगी, उसकी उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाएगी एक दिन, और मानव स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। आपने कहा जैविक खेती क्यों जरूरी है। जैविक खेती इसलिए जरूरी है कि जैविक खेती से एक तो जो हम फसल का उत्पादन कर रहे हैं
वो अगर एक बार को उस उत्पादन उसमें कम भी मिलेगा, लेकिन जो हमारी फसल की गुणवत्ता है वो काफी अच्छी होगी, उससे मानव के स्वास्थ्य पर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। और क्या है, हमारी जो भूमि है उर्वरा शक्ति उसकी छीण हो रही है, वो अगर हम जैविक खेती करेंगे तो वो छीण नहीं होगी। जैविक खेती मतलब हमें ये भी करना है कि हमें अपनी जो भूमि है उससे हम फसल लें, साथ ही हमें ये भी देखना है कि उस जो हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति है वो भी खराब ना हो। अगर हम उसको बना के अगर हम उसमें बढ़ोतरी नहीं कर सकते तो हमें उसको खराब करने का भी कोई हक नहीं है जी। क्योंकि हम जो अपने आने वाली पीढ़ी है उसको हमें, अगर हम अच्छे खेत नहीं दे सकते तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जैसा हमें मिला उतना तो हम दें, ठीक है। जैविक खेती में जो भूमि की उपजाऊ क्षमता है वो बढ़ जाती है, जल धारण क्षमता है, यानी जब हमने एक बार सिंचाई करी, अगर हम रासायनिक विधि से सिंचाई करते हैं तो उसमें क्या है, हमारी सिंचाई ज्यादा लगती है, ठीक। जैसे गेहूं की हम प्रजाति की बात करें, गेहूं हम ग्रो कर रहे हैं तो गेहूं में 4 से 5 सिंचाई लगती है। अगर हम जैविक खेती से गेहूं की खेती करेंगे तो 3 सिंचाइयों में भी हम गेहूं की खेती कर सकते हैं और अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। और उससे क्या होगा, जो गेहूं की गुणवत्ता है उसमें सुधार होगा, मानव के स्वास्थ्य पर भी कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, और हमारा जो वातावरण का संतुलन है जैविक अजैविक घटकों के बीच वो भी निरंतर बना रहेगा। और जो इसमें हमारे लाभदायक जीवाणु हैं हमारी भूमियों में वो भी निरंतर क्रियाशील रहेंगे। जैसे आप देखते हैं केचुआ है ना, भूमि का ये क्या कहलाया जाता है, किसानों का मित्र कहते हैं इसको, यानी ये भूमि को क्या करता है, भुरभुरा बना देता है और ये हमारी खेती में लाभदायक है। भूमि में जो है वायु संचार बना रहता है और हमारी भूमि जो है कठोर नहीं बनती है। इसलिए अगर हम जैविक खेती करेंगे तो निरंतर जैविक खेती के माध्यम से केचुए के प्रोडक्शन में बढ़ोतरी होगी और हमारी जो भूमि है वो भी निरंतर अच्छा उत्पादन देगी और उर्वरा शक्ति बढ़ती चली जाएगी। लाभदायक जैविक खेती ज्यादा जैविक खेती बहुत लाभदायक है। तो जैसे भी आपने बताया जैविक खेती और रासायनिक खेती के बारे में, तो समय जो लगता है रासायनिक खेती में कितना लगता है और जैविक खेती में कितना समय लगता है? देखिए, समय तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि समय इसमें अधिक लगेगा इसमें कम लगेगा। समय की जहां तक बात है, समय तो हमारी जो प्रजाति है किसी भी फसल की उसमें समय अधिक लगता है। अगर हम बात करें कि जैसे हमारे खेत में खरपतवार अधिक हो गए हैं तो हम खरपतवार नाशी का प्रयोग करेंगे, तो वो क्या है, हमारी खरपतवारों को नष्ट तो तुरंत कर देगा 2 से 3 दिन में, लेकिन क्या है, हमारी फसल पर भी उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। और अगर हम जैविक खेती के माध्यम से जैविक तरीके से हम खरपतवारों को नष्ट करेंगे तो अनुमम उसमें समय तो अधिक लगता है, लेकिन क्या है, हमारी फसल पर और हमारी भूमि पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। किसान भाई क्या सोचते हैं कि हमारे खेत में खरपतवार अधिक हो गए हैं तो हम क्या है उस पर कीटनाशक, उस पर हम खरपतवार नाशी का प्रयोग करेंगे तो खरपतवार एकदम से नष्ट हो जाएंगे। लेकिन साथ साथ उन्हें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारी फसल है उस पर भी कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। अगर हम जैविक विधि से नियंत्रण की बात करें तो हम जो हमारे खरपतवार हैं उसको हम जैविक तरीके से भी हम उसको नियंत्रण कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे नीम का हम पत्तियों के घोल बना देते हैं, उससे हम जो खरपतवार है उसको नियंत्रण कर सकते हैं, या हम गौमूत्र के माध्यम से बनाते हैं, उससे हम कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं। यानी कहने का ये मतलब है कि अगर हम रासायनिक विधि से खरपतवारों का या कीटनाशकों का नियंत्रण कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है नष्ट तो होंगे ही, लेकिन उसका हमारी जो भूमि है और हमारे स्वास्थ्य पर, हमारी फसलों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। और साथ ही एक चीज और देखने में आई है कि कुछ कीट ऐसे होते हैं जो हमारी भूमि के लिए या हमारी फसलों के लिए लाभदायक होते हैं, जो पॉलिनेशन यानी परागकण को इकट्ठा करके एक फसल से दूसरी फसल पर वो उसको छोड़ देते हैं, यानी वो परागकण जो दूसरी फसल के लिए है वो लाभदायक होते हैं। कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो सेल्फ पॉलिनेटेड होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो क्रॉस पॉलिनेटेड होती हैं, ठीक है। उसके लिए जरूरी है कि जो हमारे लाभदायक जीवाणु हैं या कीट हैं उनको भी हम बचाया जा सके। अगर हम वो नष्ट हो गए तो मान के चलिए कि जो हमारी खेती है वो भी, उसमें भी कोई ना कोई बुरा प्रभाव जरूर पड़ेगा। जी सर, आगे बढ़ते हैं सर। तो अभी आप हमारे दर्शकों को बताइए कि जैविक खेती में फसल अवशेषों का क्या महत्व है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। आजकल आप देखते होंगे कि जब गेहूं की कटाई होती है या धान की कटाई होती है तो उसके बाद कुछ उसके अवशेष बच जाते हैं।
जैसे हम धान की बात करें, अभी खरीफ का मौसम आने वाला है, किसान धान उगाएंगे, तो धान की जो पराली होती है तो उसको कुछ किसान भाई जला देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि अगर हम भूमि के ऊपर किसी भी चीज को जलाएंगे, एक तो भूमि की ऊपरी सतह जल के नष्ट हो जाएगी, ठीक है। 5 से 6 इंच तक उसमें जो जीवाणु होते हैं, लाभदायक कीट होते हैं, वो जल के नष्ट हो जाते हैं। यानी अगर हम साफ देसी भाषा में कहें तो भूमि की जो ऊपरी लेयर है, जो जैसे हमारी स्किन में ऊपरी लेयर होती है, ऐसी भूमि में भी ऊपरी लेयर होती है, अगर वो जल के नष्ट हो जाएगी तो जाहिर सी बात है किसानों को इससे काफी नुकसान होगा। अब कुछ किसान भाई क्या करते हैं, जैसे गन्ने की सूखी पत्ती होती है, गन्ना खेत से कटा और उन्हें अगली फसल बोनी है कोई, तो वो जल्दी खेत तैयार करने के चक्कर में क्या काम करते हैं, वो अपनी जो गन्ने की पत्तियां होती है उसको जला देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। अगर हम गन्ने की पत्ती को जलाएंगे, एक तो क्या है, हमारा वातावरण प्रदूषित होगा, दूसरा हमारे मानव के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। और आप देखते हैं जब ये जो भी राज्य हैं, जैसे दिल्ली हो गया या पंजाब हो गया, यहाँ पर जब धान की कटाई होती है तो बहुत धुंध सी छा जाती है। आप देखते होंगे दिल्ली गवर्नमेंट ने कई बार स्कूल भी बंद किए, अपने पंजाब गवर्नमेंट ने भी किए, तो उसका कारण एक ही है कि वहां पर जो फसल के अवशेष होते हैं उनको जला दिया जाता है, जो कि बहुत सारी दुर्घटनाओं का भी कारण बनते हैं, है ना। आप अपने क्षेत्र में देख लीजिए, जिला बिजनौर में देख लीजिए, यहाँ पर जब भी किसान अपने खेत में पराली को जलाएंगे या फसल के अवशेष को जलाएंगे तो क्या है, वो दुर्घटनाओं का कारण बनता है या फिर उससे मानव के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर मैं फसल के अवशेषों की बात करूं तो फसल के अवशेष जो हमारी फसल के अतिरिक्त, यानी जो भी हमने फसल से अपने लिए लेना है और या पशुओं के लिए लेना है, उसके अतिरिक्त जो भी बचता है उसको हम फसल के अवशेष कहते हैं। तो मैं किसान भाइयों से ये अपील करना चाहता हूं कि वो फसल के अवशेषों को बिल्कुल भी ना जलाएं, बल्कि उसका उचित प्रबंधन करें। उचित प्रबंधन हम किस प्रकार से कर सकते हैं, जो भी फसल के अवशेष होते हैं उनको भूमि में मिला दिया जाए, उसके बाद उसे ट्रैक्टर से या कल्टीवेटर से या हैरो से उसको खेत में जोत दिया जाए। जोतने के बाद हल्की सी सिंचाई कर दी जाए, ठीक है। उसके बाद एक नैनो यूरिया करके लिक्विड आता है, उसको अगर हम खेत में डाल देंगे तो वो जो हमारी पराली है या फसल के अवशेष हैं वो क्या है, हमारे खेत में मिल जाएंगे और उससे क्या है, जो लाभदायक जीवाणु हैं वो सक्रिय हो जाएंगे और वो जो पत्तियां हैं या गन्ने के, वो जो पत्ती हैं, गेहूं के ठूंठ हैं या धान के ठूंठ हैं, वो भूमि में मिल जाएंगे और उससे क्या है, हमारे लिए खाद तैयार हो जाएगा। उसका एक फायदा और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उससे एक फायदा और होगा कि जो हम अगली फसल बोएंगे, ठीक, तो उसमें क्या है, हमें अगली फसल में जो खाद देना होता है वो कम मात्रा में देना होता है। तो मैं किसान भाइयों से यही अपील करना चाहता हूं कि जो अपने फसल के अवशेष होते हैं उनको बिल्कुल भी ना जलाएं, बल्कि उन्हें खेत में सड़ा गलाकर खाद बना लें, यूज करें उन्हें। उन्हें बिल्कुल यूज करें। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो किसान अपना ही नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि जब हमने फसलों को बोया था तो हमने खाद दिया था, उसमें उर्वरक दिए थे, तो कुछ जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो कुछ पोषक तत्व हैं, वो कुछ उनके अवशेषों में भी जरूर रहते हैं। तो अगर हम उसको मिट्टी में मिला देंगे, उन्हें सड़ा गला देंगे, खाद बना देंगे, कंपोस्ट बना देंगे, तो वो हमारा निश्चित ही हमारी जो भूमि है, जो मृदा है, उसकी सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको बढ़ा देंगे। और जब सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है उत्पादन यानी प्रोडक्शन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सर बहुत अच्छी बात बताई आपने किसानों को, दर्शकों को हमारे। तो भी चलते हैं अंत की ओर। तो अब अंत में आप हमारे दर्शकों को हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं संदेश अपने किसान भाई को ये देना चाहूंगा कि जैसे अभी आपने देखा होगा कि गेहूं की कटाई हुई है और उसके साथ साथ हमारे गन्ना भी कट रहा है, तो सबसे पहले मैं अपने किसान भाइयों को या आपके दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि सबसे पहले वो अपने खेत की मिट्टी की जांच कराएं। हर 3 या 5 साल में खेत की मिट्टी की जांच करानी आवश्यक है। उससे हमें अपनी जो मृदा है या सॉइल है या खेत है, उसकी दशा का पता लग जाता है कि उस खेत में कौन से पोषक तत्व मौजूद हैं और कौन से नहीं। यानी कि अगर हम कहें तो किसान भाई जो है हमारे अंधाधुंध खादों का या रसायनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे जो है उसमें कमी आएगी। उन्हें एक संतुलित पोषक तत्व प्रदान करने के लिए जरूरी है कि जो मिट्टी की जांच कराएं, उससे हमें यह पता लग जाएगा कि हमारी मिट्टी में किस पोषक तत्व की अधिकता है और किस पोषक तत्व की कमी है। और दूसरा, मैं आपके माध्यम से अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि अपने जो फसल के अवशेष हैं उनको सही इस्तेमाल करें उसका,
और तीसरी बात जैविक खेती, जिस पे अभी हमने बहुत सारी चर्चा करी। जैविक खेती में जो है हम ये बताना चाहते हैं कि किसान भाई जैविक खेती की ओर अग्रसर हों। अगर हम इस प्रकार से जैविक खेती करेंगे तो निश्चित ही जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो संतुलन, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखेगी और हमें और हमारे जो उत्पादन है उसकी गुणवत्ता को बनाने में मदद करेगी। जी बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात है सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमें अपना कीमती समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ RSM डिग्री कॉलेज थामपुर के डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी के लेक्चरर हिमांशु रंजन जी। मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में एक और नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें बंधन समाचार।